बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 14। दिन काफ़ी गुजर चुका था। जुनैद नींद से जागा तो ज़हन में अब भी इम्तहान का खौफ ताज़ा था, मगर जैसे ही इसे याद आया कि इम्तहान तो ख़त्म हो चुके हैं, दिल ही दिल में एक अजीब सी खुशी ने जन्म लिया। वो बिस्तर से उठा, कुछ देर सुस्ताया और फिर किचन की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ खाने के लिए कुछ न पाकर भी इसे कोई फ़िक्र ना हुई। आज जुनैद को न भूख की परवाह थी, न ही कल की फ़िक्रमंदी का एहसास। इसने खुद को फ्रेश किया, टाइम देखा और अंदाज़ा लगाया कि अकबर तो अभी अपनी ड्यूटी पर होगा। जुनैद की जेब में कुछ रकम थी जो वक्ती तौर पर इसने तसल्ली के लिए काफ़ी थी। इसने सोचा अगर ज़रूरत पड़ी तो अकबर से भी बात कर लेगा। वो होटल गया, चाय पी और अखबार के सफ़ात उल्टे पलटे। शहर की ताज़ा तरीन हालात पर सरसरी नज़र दौड़ाई और फिर एक इत्मीनान भरी सांस लेते हुए नदी किनारे जा बैठा। नदी किनारे बैठने का अपना ही मज़ा था। एक तो ज़हनी दबाव कम हो चुका था, दूसरा इसे ये उम्मीद भी थी कि इम्तहान अच्छा हुआ है और जब तक नतीजा न आए कुछ न कुछ कर ही लेगा। शाम की ठंडी हवा भी आज जुनैद को ख़ास लुत्फ़ दे रही थी। एक तवील अरसे बाद ऐसा सुकून महसूस हो रहा था कि जैसे ज़िंदगी के तमाम मसाइल किसी पल के लिए रुक गए हों। जुनैद ने वक्त देखा, अंदाज़ा लगाया कि घर पहुंचने तक अकबर भी आ चुका होगा। इसने सोचा कि आज खाने के साथ ही कुछ अच्छी गपशप होगी, हंसी मजाक होगा और शायद कुछ देर के लिए ज़िंदगी के बोझ भी हल्के महसूस होंगे। वो आस्ता आस्ता टहलता हुआ अकबर के घर की तरफ जा रहा था कि अचानक रास्ते में अकबर से मुलाकात हो गई। अच्छा हुआ, मैं तो आपको ही देखने जा रहा था, जुनैद ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा। अकबर ने हाल अहवाल सुनाया, खैरियत पूछी, फिर अचानक एक इत्तला दी। मुझे एक ज़रूरी काम से 2-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। वापसी पर मुलाकात होगी, फिर सुकून से बैठकर बात करेंगे। ये सुनते ही जुनैद के चेहरे पर खुशी जैसे किसी ने छीन ली हो। वो अंदर से हिल कर रह गया, मगर अपने तासुरात छुपाने की पूरी कोशिश की। अकबर को क्या मालूम था कि जुनैद किस हाल में है, किन मुश्किलात से गुज़र रहा है और ये 2-4 दिन इस पर किस तरह भारी पड़ेंगे। मुख्तसर सी बातचीत के बाद अकबर बाज़ार की तरफ निकल गया, जबकि जुनैद अपने मायूस चेहरे और थके कदमों के साथ घर की जानिब चल पड़ा। कुछ घंटों के लिए जो ज़हनी सुकून नसीब हुआ था वो फिर से बेचैनी में बदल चुका था। एक बार फिर वही खदशात, वही परेशानियां, वही तल्ख हकीकतें। गोया खुशी ने चंद लम्हों के लिए झलक दिखाई और फिर ओझल हो गई। जुनैद जब अपनी गली में पहुंचा तो देखा कि घर का मेन गेट खुला है। दिल में एक ख्याल आया, क्या गुलजार वापस आ गया है। इसने कदम तेज़ी से आगे बढ़ाए और अंदर दाखिल होते ही देखा कि वाकई गुलजार और इसकी फैमिली गर्मियों की छुट्टियां गुजार कर लौट आए थे। जुनैद की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो लपक कर गुलजार से गले मिला। गुलजार ने मुस्कुराते हुए पूछा, वक्त अच्छा गुजरा, कोई परेशानी तो नहीं हुई। जुनैद ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, सब ठीक रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। मगर दिल ही दिल में वो शुक्र अदा कर रहा था कि चलो एक और मुश्किल टल गई। घर का माहौल फिर से ज़िंदगी की रौनकों में भर गया। सब ने मिलकर खाना खाया, खूब गपशप हुई और यूं ही जुनैद की तन्हाई और परेशानी के साए कुछ देर के लिए मांद पड़ गए। खाने के बाद गुलजार ने अपनी जेब से कुछ रकम निकाली और जुनैद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे घर वालों ने दिए थे पैसे हैं और कहा था कि जुनैद को दे देना और कहना कि घर आ जाए। ये सुनते ही जुनैद के दिल में एक हलचल सी मच गई। घर जाने का ख्याल जो एक अरसे से पस मंज़र में चला गया था, अचानक फिर से उभरा। गुलजार चूँकि पुलिस के महकमे में था और ख़जाने के साथ हर महीने इस्लामाबाद का चक्कर लगाता था, इसलिए इसने फ़ौरन ही एक तजवीज़ दे दी। अगर घर जाने का इरादा है तो तैयार हो जाओ, मैं 2 दिन बाद ट्रेन से ख़जाने के साथ जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चले जाना। जुनैद ने इस मौके को गनीमत जाना और फ़ौरन हाँ कर दी। सोचा चलो पहले घर पहुँचूँ, फिर लाहौर का सोचूंगा।
2 दिन बाद وہ گلزار کے ساتھ مال گاڑی میں سوار ہو گیا۔ جنید نے سوچا تھا کہ یہ سفر 1 یا 2 دن میں مکمل ہو جائے گا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ مال گاڑی کا سفر عام ٹرینوں جیسا نہیں ہوتا۔ کراچی چھوڑنے میں ہی 2 دن لگ گئے، مگر اس تاخیر نے ایک اور فائدہ دیا۔ جنید اور گلزار کو ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ وہ دونوں سفر کے دوران مختلف کہانیاں سناتے، پرانی یادیں تازہ کرتے اور یوں وقت کٹتا چلا گیا۔ 2-3 دن گزر گئے۔ جب ٹرین لاہور پہنچی تو گلزار نے اچانک جنید سے کہا، میرا ایک رشتہ دار یہاں رہتا ہے، اس کا آفس یہاں سے تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیونگ پر ہے۔ جنید نے فوراً پوچھا، آپ کے اس کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ گلزار نے جواب دیا، اچھے ہیں، کیوں تم لاہور اترنا چاہتے ہو؟ جنید نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا، ہاں۔ گلزار نے جیب سے کاغذ قلم نکالا، اپنے رشتہ دار کا فون نمبر لکھا اور جنید کو دے دیا اور کہا، اسے میرا نام بتانا، میں بھی اسے کال کر دوں گا، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جنید نے بغیر سوچے سمجھے نمبر لے لیا اور ٹرین سے اتر گیا۔ ایک نیا شہر، نئی دنیا، نیا ماحول۔ ایک بار پھر وہ زندگی کے سمندر میں بے خوف چھلانگ لگا چکا تھا۔ جنید نے ایک بار پھر گلزار کو اللہ حافظ کہا اور ٹرین سے اتر گیا۔ لاہور اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، نہ کوئی جان پہچان، نہ راستوں کا علم اور نہ ہی کسی جگہ کا اندازہ۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل کر سب سے پہلے وہ ایک ٹیلی بوتھ پر گیا اور دل میں کچھ ہچکچاہٹ تھی۔ اس نے گلزار کے دیے ہوئے نمبر پر کال ملائی۔ کال اٹھانے والے کا نام کبیر تھا، جو کہ گلزار کا رشتہ دار تھا جس کے پاس جنید جانا چاہتا تھا۔ جنید نے جلدی سے اپنا تعارف کروایا، گلزار کا حوالہ دیا۔ کبیر نے دوستانہ لہجے میں پوچھا، کس پر ہو، اپنی گاڑی پر یا پبلک پر؟ جنید نے جواب دیا، نہیں، میں پبلک ٹرانسپورٹ پر ہوں۔ کبیر نے راستہ سمجھاتے ہوئے کہا، اچھا سنو، یہاں سے فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے گاڑی نمبر لے لینا یا پھر کسی ٹیکسی والے کو کہنا کہ فلاں سٹاپ پر چھوڑ دے، پھر گلی نمبر فلاں ہے اور ہاؤس نمبر یہ ہے، آ کر بل دے دینا، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی جنید کے دل میں خوشی محسوس ہوئی، سکون ہوا اور اس نے ٹیکسی والے سے بات کی۔ اور آگے کیا ہوا، یہ اگلی قسط میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔